हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि अब तक हमने क्या क्या कवर किए, इलेक्ट्रिक चार्जेस कवर कर लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कवर कर लिए, कूलम्स लॉ कवर हो गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो आंसर क्या है? पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। Why is it mathematically specified that the test charge Q should be negligibly small? क्या बोला गया था? जो टेस्ट चार्ज होता है Q नॉट वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों बोला था ऐसे? ताकि उसको रखने से दूसरे चार्जेस को कुछ फर्क ना पड़े। ये चार्ज टेस्ट चार्ज दूसरे चार्जेस को डिस्टर्ब ना करे। सही है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट। ऐसे तो नहीं था। टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजीशंस ऑफ द सोर्स चार्जेस, ये सही है। हमारे टेस्ट चार्ज के रखने से बाकी चार्जेस को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन 2 आना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या था। The electric field E due to a point charge capital Q has a spherical symmetry. This means जब आप एक चार्ज Q रखेंगे तो उससे R दूरी पे इधर, R दूरी पे इधर, R दूरी पे इधर, मतलब चार्ज से R दूरी पे आप किधर भी चले जाओ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमें सेम मिलती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द फील्ड मैग्नीट्यूड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज। यानी कि चार्ज से हर R दूरी पे आप किधर भी चले जाओ हर जगह पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसे क्या कहते हैं हम? स्पेरिकली सिमेट्रिक। सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। According to the principle of superposition, the total electric field at a point due to a system of discrete charges is। क्या बोला है? किसी पॉइंट पे कई सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे? हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, बाद में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड करेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को बाद में हम वेक्टर से ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज। फील्ड को वेक्टर क्यों बोला गया था? क्योंकि ये डायरेक्शन को रखता है। क्योंकि ये किसकी वजह से आया था? फोर्स के टर्म्स में डिफाइन किया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड E इज डिफाइंड फोर्स पर यूनिट चार्ज। सही है ना। E इज इक्वल टू F बाई Q लिखे थे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है हमें बताना है। फील्ड हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स एंड कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी। फील्ड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है बोल के बोल रहा है। देखते हैं इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इज यूजफुल फॉर स्टैटिक चार्जेस। जो फील्ड है ये स्टैटिक चार्जेस के लिए डिफाइन की जाती है बोल के बोला है। ऐसा जरूरी नहीं है ना। नेक्स्ट अगला वाला देखिए। द फील्ड ओनली एग्जिस्ट व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट टू एक्सपीरियंस इट। फील्ड तभी रहेगा जब कोई एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे। इसका मतलब टेस्ट चार्ज आने से पहले यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, बस वो आया, वो एक्सपीरियंस किया है। ये जरूरी नहीं कि वहां पे टेस्ट चार्ज आने के बाद फील्ड आया, नहीं। नेक्स्ट, द फील्ड इज प्योरली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट विथ नो इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फील्ड अपने साथ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर होगा। क्योंकि आपने देखा है जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। इफ ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर पॉइंट्स। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आएगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा। तो देखिए आंसर क्या आएगा? रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड होता, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विच पार्टिकल विल टेक मोर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस h।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरने के लिए छोड़ दिया, ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को गिरने के लिए छोड़ दिया, तो किसको टाइम ज्यादा लगेगा बोल के पूछा है। चलो देखते हैं किसको टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को एच हाइट से गिरने के लिए छोड़ दिया है, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा ये हमें बताना है। देखिए हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज को जो एक्सेलरेशन मिलता है वो कितना होता है, ए इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है तो ऊपर वाला टर्म सेम आएगा, लेकिन मास सेम नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं टाइम लिखूं तो कैसे लिखना चाहिए मेरे को, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u तो जीरो है क्योंकि हमने रिलीज किया है, सही है, रिलीज बोला है तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो था, तो इसको छोड़ दो आप, यस के बदले में कितना लिखेंगे, h लिखेंगे, यहाँ पे 1/2। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो ई डिवाइडेड बाई एम ई लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन को, ये साथ में टी बोल के लिखेंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद ये हमें जो टाइम लग रहा है वो t1 है। सेम चीज अगर मैं प्रोटॉन के लिखता तो 1/2 ई डिवाइडेड बाई एम पी इंटू T2 स्क्वायर, करेक्ट है। यहां पे देखना ये वाला टर्म इतना कॉमन है दोनों में, यहां पे एम छोटा है तो टी बड़ा आएगा और यहां पे एम पी बड़ा है तो T2 छोटा आएगा, यानी कि जिसका मास ज्यादा है उसको कम टाइम लगेगा और जिसका मास कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे क्या होगा, तो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर यहां से कंपेयर कर लो, T प्रोपोर्शनल टू एम लिख सकते हैं ऐसे। यहां से देखो मास को इधर लेके आओ तो T प्रोपोर्शनल टू एम, जिसका मास ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आंसर क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर मास, क्या पूछा गया था हमें, विच विल टेक मोर टाइम, तो जिसका मास ज्यादा होता है वो ज्यादा टाइम लेता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा, द प्रोटॉन बिकॉज इट हैज लार्जर मास। तो सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जिसका मास कम होता है वो तेजी से भाग जाता है, जिसका मास ज्यादा होता है वो धीरे धीरे जाता है, तो उसको टाइम भी ज्यादा लगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, why can the effect of gravity be ignored when calculating the motion of an electron in a typical electric field of 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे हमने ग्रेविटी का इफेक्ट छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, ग्रेविटी का इफेक्ट mg होता है, यहाँ पे m की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 31 है, यानी कि जो ग्रेविटी का कंट्रीब्यूशन आएगा वो 10 टू द पावर माइनस 30 का आएगा। mg की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर माइनस 30 आएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स समथिंग अराउंड 10 टू द पावर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, क्यू ई, क्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू ये वाला 10 टू द पावर 4, तो कितना आ रहा है 10 टू द पावर 15 आ रहा है माइनस में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 15 का है, वहीं पे ग्रेविटी का कंट्रीब्यूशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 30, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ग्रेविटी का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी ना के बराबर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आंसर देखिए क्या आएगा, बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन जी, इससे आने वाला एक्सेलरेशन उसके एक्सेलरेशन से कई गुना ज्यादा है, सही है ना। ये 10 टू द पावर माइनस 15 है, वो 10 टू द पावर माइनस 30 है, यानी कि इससे 15 गुना छोटा है, मतलब 10 टू द पावर 15 टाइम छोटा है वो, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए इसके लिए, ऑप्शन ए आएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द टर्म फील्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में फील्ड का मतलब क्या होता है बल्कि पूछा गया। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए क्वांटिटी डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस दैट कैन वेरी विद पोजीशन। तो ऐसी कोई चीज जो हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो और हर पोजीशन के साथ अपनी वैल्यू को बदलती हो, ऐसी वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो यही वाला सही डेफिनेशन है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसके लिए, ऑप्शन ए आएगा। फील्ड इज नथिंग बट स्पेस में किसी चीज को डिफाइन किया गया है, राइट। चलिए अगला वैल्यू देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, in the formula E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square, what does the term R represent? R क्या है, R यहाँ पे डिस्टेंस है,
कहां से कहां तक? सोर्स चार्ज से पॉइंट तक। सोर्स चार्ज से पॉइंट तक की दूरी को r से लिखा जाता है। तो आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट वेयर द फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। इफ यू मूव 3 times फर्दर अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे बदलेगी बोल के पूछ रहा है। देखिए ये कोई चार्ज है Q, आप इससे r दूरी पे थे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही थी? KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर आ रहा था। करेक्ट है। अभी आपको क्या करना है, यहां से 3 गुना ज्यादा दूर जाना है, 3r दूर। करेक्ट है। तो ये चार्ज Q, यहां पे जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे हम E डैश कह देंगे। तो बताइए क्या होगा? KQ डिवाइडेड बाई 3r का स्क्वायर कितना आता है? 9r स्क्वायर। तो ये वैल्यू कौन है? पहले वाला E। तो अब बताओ क्या आएगा आंसर? E डिवाइडेड बाई 9। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। कितने टाइम डिक्रीज हुआ है? 9 टाइम डिक्रीज हुआ है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? इट बिकम्स 1/9 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। सही है। तो आंसर क्या आएगा इसके लिए? 1 आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। विच ऑफ दीज इज ए करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास 2 यूनिट थे। ऐसे लिखते थे ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, F डिवाइडेड बाई क्यूब। राइट। F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। इसी को क्या लिखते थे हम? वोल्ट पर मीटर। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इसके लिए? ऑप्शन बी आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ इफ ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड, इन विच डायरेक्शन विल बी द फोर्स एक्ट? क्या बोला है क्वेश्चन में? ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। करेक्ट। आपने किसी चार्ज को रखा है कहां पे? कहीं पे रखा है इसके अंदर। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जरा सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कैसा चार्ज रहा होगा? इधर पॉजिटिव। और ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव। ये से चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स किधर लगने वाला है? नीचे। राइट। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ। याद रख लेना, पॉजिटिव चार्ज को फोर्स हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी उधर ही आएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? साउथ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। What happens to the electric field produced by a source charge Q if the test charge Q is doubled? अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज की है। आप टेस्ट चार्ज को डबल कर लो, आधा कर लो, 10 गुना कर लो, टेस्ट चार्ज को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन सोर्स चार्ज, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ता है। सही है। तो आंसर क्या आएगा? रिमेन सेम। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, फॉर ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस हाउ डू वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट? कई सारे चार्जेस है मेरे पास, उनकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। तो कैसे लाऊंगा मैं? हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा पहले, बाद में सबका वेक्टर सम निकालेंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए? फाइंड द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज। तो ऑप्शन ए आएगा इसके लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। Which of the following describes the electric field lines of a single negative point charge? क्या बोला है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए। क्या होता होगा नेगेटिव चार्ज के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ होगा कि आता हुआ होगा? आता हुआ होगा। कैसे दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज आता है, इस तरीके से। तो आंसर क्या आना चाहिए? सर्कुलर लाइंस है क्या? नहीं है, स्ट्रेट लाइंस है जो कि टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे आके। स्ट्रेट लाइंस पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ पॉइंट हो रही है नेगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the example of an electron falling in uniform electric field, y is the acceleration constant? तो क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है बोल के पूछा है। तो यहाँ पे वर्ड में एक क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए वर्ड इलेक्ट्रॉन फॉलिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई एम। देखो
चार्ज भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, यानी कि सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होता है। देखो, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, नो ऐसा तो नहीं था। बिकॉज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऐसा नहीं होता है, चार्ज बढ़ता थोड़ी ना है, नहीं होगा। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन देम? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? देखो, दो आइडेंटिकल चार्जेस है Q और Q, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपको। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, E इधर आएगा, वहीं पे अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो इधर आएगा, और दोनों से दूरी बराबर है तो दोनों से डिस्टेंस भी डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए इसके लिए? 0। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। व्हाट डज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए रीजन इंडिकेट? क्या बोला है? अगर ऐसा कुछ है, यहां देखना, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, और इतना ही अगर मैं यहां पे एक सर्कल बनाऊं तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। तो इससे क्या पता चलता है? जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू यहां पे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे? द स्पीड ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूसिंग द फील्ड, नहीं ऐसा नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन द यूनिवर्स, ऐसा भी नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ऐसा भी नहीं है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ, कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन डी होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विच पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए लार्जर एक्सेलरेशन इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनमें से कौन सा वाला पार्टिकल ज्यादा एक्सेलरेशन को फील करेगा, ये हमें बताना है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एम। देखो अब यहां पे अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ज होगा 2e। तो मैं पहले अल्फा की बात कर लेता हूं। अल्फा के लिए मैं लिखूंगा यहां पे 2e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। मास कितना होगा? 4mp, 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो यहां पे क्या मिलेगा? ई डिवाइडेड बाई 2mp। ठीक, नेक्स्ट अगली चीज कौन सी है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए अगर मैं लिखूं तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? एपी इज इक्वल टू, चार्ज कितना होता है? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मास कितना होता है? एमपी। देखो प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन जितना आता है अल्फा पार्टिकल के लिए उसका हाफ आता है, तो सही आंसर क्या होगा? प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? द प्रोटॉन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड कॉन्सेप्ट इज मोस्ट अपरेंट व्हेन। तो क्या पूछा है? यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की गई है। द टेस्ट चार्ज इज लार्जर देन द सोर्स चार्ज, सही है क्या? नहीं है, टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत छोटा होता है, तो ये गलत है। चार्जेस आर एट रेस्ट इन ए वैक्यूम, जरूरी थोड़ी ना है कि चार्जेस एट रेस्ट होंगे। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग द मास ऑफ प्रोटॉन, इसका कहां से आ गया? नेक्स्ट डीलिंग विद द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, राइट। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिटवीन द टू चार्जेस? क्या पूछा है क्वेश्चन में? डाइपोल के फिर से एक बार देखिए, एक्सिस ऑफ डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बिटवीन द टू चार्जेस। चलो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा डाइपोल, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए टूवर्ड्स द चार्ज होगी। तो नेट आंसर क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या आएगा? देखिए फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज आएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? ए होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए,
हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज चेंज इफ द मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम वैक्यूम टू डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलेगी बोल के पूछा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कहां की बात है, वैक्यूम की। अगर मीडियम की हम बात करें 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इतना टर्म जो है ये तो वैक्यूम वाली वैल्यू है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर जो होता है ये मोर देन 1 होता है। अगर आप किसी चीज को मोर देन 1 यानी कि एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन द फील्ड डिक्रीजेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मीडियम में जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। अगला सवाल देखिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस फिगर दे रखा है तो यहाँ पे फिगर नहीं दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट चार्ज। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर वहां पे आप कोई चार्ज रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है, पक्का जीरो होगा ना। क्यों, F इक्वल टू क्यू वी होता है, E की वैल्यू जीरो तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अगला सवाल देखिए, Why is the notion of field is considered elegant in the electrostatic even it is not strictly necessary। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म को इतना क्यों फोकस किया हुआ है, ये पूछा है। It takes all the match involve the scalar and instead of vector। ऐसा तो नहीं था, स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई डील नहीं था क्योंकि फील्ड हमारी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। It proves that the charge does not actually exert force on each other। ऐसा थोड़ी ना होता है ना। ये बोल रहा है कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ये प्रूफ करता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इट अलाउज अस टू इग्नोर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ऐसा भी नहीं था, फील्ड हमने इसलिए लाया था ताकि हम इमेजिन कर सकें, राइट। इट अलाउज अस टू कैरेक्टराइज द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए चार्ज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी टेस्ट चार्ज। चार्ज के बगैर भी हम उसकी फील्ड को फील कर सकें, उसके इफेक्ट को फील कर सकें, उसलिए हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट लाया हुआ था। तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, ऑप्शन डी आएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, An electron is moving to the right. A uniform field is applied pointing to the right. What happens to the electron? सही है, क्वेश्चन सुनो। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे राइट की तरफ जा रहा है, इधर, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, हमने क्या कर दिया, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ऐसे यूं। बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इधर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर तुम आगे भाग रहे थे, मैं तुम्हें पकड़ के पीछे खींचूं तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, घटेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीजेस। तो इसका आंसर होगा डिक्रीजेस। क्लियर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बदले में प्रोटॉन होता तो पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को क्या करता, धक्का देता, धक्का देने से उसकी स्पीड बढ़ जाती। इलेक्ट्रॉन है तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द टाइम ऑफ फॉल फॉर ए प्रोटॉन इज मच लॉन्गर देन द इलेक्ट्रॉन। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन को गिरने में कम टाइम लगता है, प्रोटॉन को गिरने में ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा होने का रीजन क्या है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो आंसर क्या है, प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से उसको टाइम भी ज्यादा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, Which of the following is a characteristic of electric field lines for a system of two equal and opposite charges? डाइपोल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है बोल के पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां पे होगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 1 आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज E, what would be the field if the source charge is tripled and the distance is also tripled। चार्ज को हमने 3 गुना बढ़ा दिया और डिस्टेंस को भी 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पूछा है। आओ करके देखते हैं। ये लो, ये तुम्हारा चार्ज है Q, दूरी है R, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, अगली बार एक काम करो, इसका चार्ज बढ़ा के कितना कर दो, 3Q, और इस बार दूरी भी कितनी ले लो, 3R। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या लिखोगे, E डैश के 3Q डिवाइडेड बाई 3R का स्क्वायर कितना होगा, 9R स्क्वायर। ये लो 3 और 9 कटा 3 से, तो 1/3 साइड में रख लेते हैं, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है, E है ना पहले वाला, ठीक।
तो यहां से आंसर क्या पता चला आपको, ई डैश इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, E/3 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए टेस्ट चार्ज अलाउज अस टू से दैट द रेशियो F/Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू है ना, E इज इक्वल टू F/Q। तो आंसर बोलो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा इसमें से आंसर, द फैक्ट दैट Q हैज नो मास, ऐसा तो नहीं था। द फैक्ट दैट F इज प्रोपोर्शनल टू Q, ये ठीक है। द फैक्ट दैट Q इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। द फैक्ट दैट Q इज स्केलर, तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, ऑप्शन बी आएगा। क्यों, E इज इक्वल टू F/Q होता है। तो यहां से अगर आप लिखेंगे QE आएगा, तो यहां से क्या पता चल रहा है, F प्रोपोर्शनल टू Q आएगा। तो ये भी तो वही बोल रहा है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन, in a 3D coordinate system if a point charge is at origin the electric field at x y z points along which vector। सही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस वेक्टर के अलॉन्ग पॉइंट करेगी बोल के पूछा है। तो पहले तो आप पोजीशन वेक्टर लिख लेना। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। बताओ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। करेक्ट है। तो यहां पे x2 की वैल्यू क्या है, x है। तो आप यहां से r वेक्टर कैसे लिखेंगे, x i कैप y j कैप z k कैप। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस वेक्टर के अलॉन्ग एक्ट करेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी आना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसके अपोजिट में होता। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रिलेशन है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल, ऐसा है क्या, ई प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, नहीं है। दे आर द सेम थिंग मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ऐसा भी नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, ऐसा भी नहीं है कि इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, है, हमने पढ़ा हुआ है। द फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ये सही है। कैसे, देखो आपने कुछ ऐसे पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr, यही तो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, डी। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर, कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, अगर वो क्रॉस करेंगे तो वहां पे मल्टीपल टेंजेंट आएंगे, तो मल्टीपल डायरेक्शन होंगे, सही है, ऐसा हो नहीं सकता है। बिकॉज दैट वुड मीन द फील्ड हैज डिफरेंट डायरेक्शंस एट ए सेम पॉइंट, एक पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। A point charge Q is surrounded by a spherical surface of radius capital R. If the radius is doubled, what happens to the electric flux through the surface? क्या किया हमने यहाँ पे, कोई स्फीयर है जिसका रेडियस R है, उसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स तो अब भी उतना ही रहेगा। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो आंसर क्या आना चाहिए, इट रिमेन्स सेम, सही है। अगला सवाल देखिए। What happens to the neutral atom when it is placed in electric field? अगर एक न्यूट्रल एटम है, आपने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का देगा, सॉरी पीछे की तरफ धक्का देगा, और न्यूक्लियस को आगे की तरफ, तो जिससे क्या होगा, ये पोलराइज होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसे, ये आपका एटम है, यहाँ पे नेगेटिव है, आपने जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा, ये नेगेटिव इधर खींचा जाएगा ऐसे, और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा, इट बिकम्स पोलराइज्ड। तो आंसर होगा इसका बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो कंडक्टर। ये अच्छी बात है ना, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, क्यों, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बिकॉज देयर इज नो एयर इनसाइड, ऐसा नहीं है,
बिकॉज द चार्जेस ऑन द सरफेस, तो यही वाला है आंसर। चार्जेस सरफेस पे इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जिनका रिजल्टेंट सेंटर में या फिर अंदर जाके किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो आंसर हमेशा क्या दिखाई देगा, 0। चलो अगला वाला देखो। फिगर दे रखा है लेकिन फिगर नहीं है क्वेश्चन में। इफ द सोर्स चार्ज q इज रिप्लेस बाय 2q, व्हाट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड लाइंस। तो अगर q चार्ज था तो कुछ फील्ड लाइन थे, और 2q चार्ज आ जाएगा तो फील्ड लाइन अब डबल हो जाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, द लाइन्स वुड चेंज फ्रॉम स्ट्रेट, नो देयर वुड बी ट्वाइस मेनी फील्ड लाइन्स। तो ऑप्शन बी आएगा इसके लिए, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखो। इफ ए पार्टिकल हैज ए वेरी हाई चार्ज बट ए वेरी लो मास, हाउ विल इट्स मोशन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू ए टिपिकल पार्टिकल। कोई चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है लेकिन मास बहुत कम है, तो उसके लिए आपको उसका मोशन डिफाइन करना है। आप बताओ, जिसका मास कम होता है वो हल्का होता है, हल्का होता है तो तेजी से भाग जाता है, फोर्स ज्यादा लगेगा, क्यों, चार्ज ज्यादा है। सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ, नो इट विल हैव ए मैसिव एक्सेलरेशन। सही है ना, क्योंकि जिसका मास बहुत कम होता है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बी आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सा वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। फील्ड दैट डिक्रीजेस, लो हमें यूनिफॉर्म चाहिए जो ना तो बढ़े ना तो घटे, ये खुद बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है तो इसको छोड़ दो। फील्ड दैट हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स, तो आंसर क्या होगा इसका, बी आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस, व्हाट कैन वी से। अगर पैरेलल लाइन से ना तो वो बढ़ेंगे ना तो घटेंगे, देखिए ऐसे वाले जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं तो सबके बीच में गैप कैसा है। अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना के देखें और यहाँ पे एक सर्कल बना के देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स हमेशा सेम ही तो है, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, द स्ट्रेंथ रिमेन सेम, ऑप्शन डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग ईस्ट, द इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग वेस्ट, विच वे डू द फोर्सेस पॉइंट। देखो हमने क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है। देखो प्रोटॉन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो किधर पॉइंट कर रही है, ईस्ट की तरफ, तो फोर्स भी किधर लगेगा, ईस्ट की तरफ, प्रोटॉन को फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है। अगली बार आपने इलेक्ट्रॉन को रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वेस्ट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेस्ट की तरफ है तो फोर्स ईस्ट की तरफ लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ईस्ट में लग रहा है और प्रोटॉन पे भी ईस्ट में लगेगा। तो आंसर क्या आएगा, बोथ पॉइंट ईस्ट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाई डू वी यूज ए लिमिट q टेंड्स टू 0। ये अभी थोड़ी देर पहले आके गया ना, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेते हैं जिससे कि सोर्स चार्ज को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आंसर क्या होना चाहिए, टू प्रिवेंट द चेंज चार्ज फ्रॉम मूविंग, नहीं ऐसा नहीं था, बिकॉज द चार्ज फ्रॉम ए पार्टिकल, नहीं, टू एंश्योर वी डोंट, ये भी नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एपी इफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड सेम फील्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये तो क्वेश्चन अभी किए थे ना हम, क्या मिला था हमें आंसर में, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 मिला था हमें, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी आना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, फिगर पूछा गया है, व्हाट डज द वेक्टर रिप्रेजेंट, यहाँ पे डायग्राम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, दे कैन क्रॉस ईच अदर, ये गलत है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट वन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इनटू ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट शेप विल इट फॉलो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक के मारा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, करेक्ट है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है। जब ये ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस उसको नीचे खींचेंगे, जिसकी वजह से इसका रास्ता क्या होगा, ऐसे यूं होगा, तो एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला। सही है, तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, पैराबोला, राइट। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है तो वहां पे पैराबोला बनता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन था, टेस्ट चार्ज था, तो आंसर क्या होगा, ए मैग्नेटिक पोल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वैक्यूम मास, आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखिए,
इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 100, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, राइट। ये कोई चार्ज Q है, यहां से 1 मीटर की दूरी पे 100 इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है, 2 मीटर दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम होना चाहिए ना, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 4 आना चाहिए, तो आंसर 25 आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा इसके लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, What happens to the electric field inside the material if its dielectric constant K is very large? अगर कोई मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी लार्ज है तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो कैसे लिखेंगे इसके लिए, E मीडियम इज इक्वल टू E वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। अगर ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो नीचे अगर इन्फिनिटी आता जाएगा तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाती रहेगी, ये वाला टेंडिंग टू 0 होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, the field becomes significantly reduced, ऑप्शन डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, why is the concept of a vector field used for electric field instead of a scalar field? ये अच्छा सवाल है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ही क्यों माना है, स्केलर क्यों नहीं माना है। सही, ऑप्शन देखते हैं। चलो, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए वेक्टर ना, है ना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर थोड़ी ना है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली हैव मैग्नीट्यूड, लो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन भी तो था। नेक्स्ट, बिकॉज इट मेक्स द कैलकुलेशन इजियर, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम हमारी मर्जी से किसी को वेक्टर किसी को स्केलर थोड़ी ना बोलेंगे। नेक्स्ट, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ यू प्लेस एन इलेक्ट्रॉन इन ए फील्ड वेयर द फील्ड लाइंस गेटिंग क्लोजर टुगेदर, फील्ड लाइन पास पास आ रहे हैं, बताओ फील्ड लाइन जब पास पास आते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सच्ची में ज्यादा होती है, तो आंसर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी तो वहां पे एक्सेलरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस होना चाहिए, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, E is equal to E1 plus E2 plus so on. We can't say, why can't we say that, why can't we just add the magnitudes? लो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन देख के ऐड करेंगे ना हम, सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस होंगे, अपोजिट होंगे तो माइनस होंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। देखो क्या आएगा इसके लिए, बिकॉज द इंडिविजुअल फील्ड्स मे पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सही बात है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which physical constant describes the permittivity of free space? लो इसमें से कौन सा वाला था, एप्सिलॉन नॉट ही तो था। चलो आगे बढ़ो, अगला वाला, What is the direction of the electric field at a point very far from a system of charges with a total net positive charge? क्या किया जाए, एक सिस्टम है जिसके अंदर टोटल में पॉजिटिव चार्ज है, किसी बहुत दूर वाले पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलना है, नेट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्जेस होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉइंट्स इनवर्ड नहीं, इट लुक्स द फील्ड इज सिंगल पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम, तो इसका आंसर सी आएगा, राइट। चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, ऐसे लगेगा। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, हाउ डू वी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम कैसे डिफाइन करेंगे डायरेक्शन वाइज। देखो, द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन would tend to move, नो इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगी बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना था, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बहता है। द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द फोर्स, जिधर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, नहीं ऐसा भी नहीं था। द डायरेक्शन ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव, जिधर टेस्ट चार्ज भागेगा उधर ही डायरेक्शन होगी, तो आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन सी होगा। चलो आगे बढ़ो, अगला वाला, चलिए हो गया आपके क्वेश्चंस, राइट। आई होप कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ, राइट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जो भी डाउट है पूछते रहिए। थैंक यू, बाय।